वेलकम बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्रेश लेक्चर। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा है, जो भी स्टार्टिंग से चैप्टर के, वो सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तब आप दांत निकाल रहे थे, मज़े कर रहे थे। अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, पूछूंगा आपसे मैं, सारा का सारा वही चीज़ है। अगर याद है तो रिकॉल कर लोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, आवेशों के निकाय की, यानी सिस्टम बोल रहा है। तो सिस्टम कब बनता है? जब 2 चार्ज हों, जब 3 चार्ज हों, जब 4 हो, 5 हो, ठीक है। तो पहला केस अपन ने लिया व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस। पहला केस व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्जेस, स्थितिज ऊर्जा 2 बिंदु आवेशों की। जब 2 बिंदु आवेश होते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब ढंग से सुनो। पहली चीज, मैंने ये क्यों नहीं लिया सिंगल चार्ज, एकल आवेश क्यों नहीं लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, क्योंकि सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं होता, वी कुछ नहीं होता, विभव कुछ नहीं होता सिंगल चार्ज का। ध्यान रखना। कैसे? अब देखो, अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है। उसको याद करो। क्या कहता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि क्यू नॉट जो कहीं इनफाइनाइट पे बैठा हुआ है, अनंत पे बैठा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इकाई धन परीक्षण आवेश जो अनंत पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? ढंग से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है? जब कोई ना कोई चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? या फिर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र दे सकते हो, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र टॉपिक का तो नाम नहीं है, वो तो अगला लेक्चर होगा, इसके बाद आएगा वो। पहले ये पढ़ना है हमको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मतलब एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे रहा होगा। बैठ गया, ठीक है। मैं मान लेता हूं ऐसा, हमने जब पढ़ा था प्लस चार्ज दोनों माने थे, तो हमने कहा था कि एक दूसरे को रेपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसको इस पॉइंट पे मैं अगर लेके आऊं क्यू नॉट को इस पी पॉइंट पे, तब पोटेंशियल निकलता था। यानी पोटेंशियल के लिए कितने पॉइंट चाहिए, कितने चार्जेस चाहिए? 2 चार्जेस चाहिए मिनिमम। यानी सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं होता इस दुनिया के अंदर। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी वजह से किसी ने बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो हो जाएगा। लेकिन वो अगला टॉपिक है, पहले इसको याद करो, ठीक है। यहाँ कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं। तब क्या होगा? पोटेंशियल। अच्छा, अपन क्या बात कर रहे हैं? सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज है तो कोई पोटेंशियल नहीं, कोई विभव नहीं, कोई वी नहीं, ठीक है। अगर कोई पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा भी इसकी कुछ नहीं होगी, जीरो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। बात ही नहीं करनी। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो अपन चले फिर 2 बिंदु का निकालते हैं, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे, ठीक है। इसको टॉपिक को ढंग से हेडिंग डाल लेना, भूल जाओगे। बाह्य बल नहीं लिखा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है, वो आगे है टॉपिक, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। देखो आगे, अब हमारा केस फर्स्ट क्या बनता है? व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जब 2 बिंदु आवेश होंगे। तो देखो, 2 बिंदु आवेश, मैंने ऐसा माना है कि Q1 और Q2 दोनों कहाँ बैठे हुए? मस्त सो रहे हैं ड्रग लेके इनफाइनाइट पॉइंट पे, दोनों इनफाइनाइट पे। इसको नाम दे दिया कॉन्फ़िगरेशन 1, अरेंजमेंट 1 दे दिया, ठीक है। हमें अरेंजमेंट बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक है। हिंदी में बोल दिया विन्यास। ये पहला है, आराम से मस्ती से सो रहे हैं, पड़े सरकारी हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, टांग लटका लटका के, धर्मशालाओं में, ठीक है। बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, पान पराग जो भी है, महक, विमल, ये सब यहाँ पे खा रहे हैं मस्ती से, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, Q1 को उठा के मैं यहाँ पे लेके आया। अब देखो, मैं Q1 को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। पाथ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, ना इलेक्ट्रिक फोर्स था, ना तो विद्युत क्षेत्र था,
ना विद्युत बल लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज था ही नहीं। हम तो Q1 को उठा के यहाँ पे लेके आए, Q1 को उठा के चाहे हम यहाँ लेके आए, चाहे Q1 को उठा के हम वहाँ लेके आए, वहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था। जब चार्ज नहीं था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। समझ में आ रही है बात? Am I making sense to you? आर यू एग्री विद मी सो फार? इस Q1 को मैं इनफाइनाइट से उठा के मैं यहाँ लेके आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ना ही किसी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना ही यहाँ कोई और फोर्स लग रहा था। बैठ गया तो मैंने कुछ वर्क किया, है ना? ऑब्वियसली मैंने वर्क किया। तो वर्क क्या किया मैंने? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू R1। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने R1। और ये लो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम, जिससे पता चल जाएगा आपको। ये मेरा R1 पॉइंट हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, एक स्थिति सदिश हो गया, ठीक है? क्योंकि बुक में आपके लिखा हुआ है तो उस हिसाब से थोड़ा क्या कि आप भी R1 देख लोगे तो खुश हो जाओगे, और क्या। तो ये Q1 को मैं यहाँ लेके आया। तो मैंने कितना काम किया ढंग से देखो। इनफाइनाइट Q1 को इनफाइनाइट से R1 पर लाने में किया गया कार्य W1 निकालेंगे, वर्क डन 1 हुआ अभी हमारा, लेकिन कौन सा हुआ? एक्सटर्नल। क्यों हुआ एक्सटर्नल? वही सब कहानी, धीरे धीरे लेके आना है सब कुछ। फोर्स कोई लगेगा तो उसके अगेंस्ट लगाना है। तो हम बोले ना तो फोर्स था ना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वर्क डन पहले वाले चार्ज का एक्सटर्नल कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ तक तो बैठ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने कोई वर्क डन ही नहीं किया। हम तो इसको कहीं भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ता है? फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना? और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है? तो हमने कोई वर्क डन नहीं किया, 0। अगला देखो, मैं Q2 चार्ज जो इनफाइनाइट पे फिर बैठा हुआ था, मैं इसको लेके आया ऐसे, ठीक है ना? कोई भी मैं पाथ चूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं Q2 को लेके आया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मैं लेके आ गया Q2 को, पास बना दिया ज़्यादा। ये मैं Q2 को यहाँ पे लेके आया, ये लो। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? R2। पोजीशन वेक्टर हो गया, कोई एक वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो। बोलोगे सर वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेके आया। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो ऑलमोस्ट गंगा नहा ली है। मैं Q2 को यहाँ लेके आया, तो ये मेरा अब क्या बन गया? कॉन्फ़िगरेशन 2 बन गया, मेरा अरेंजमेंट नंबर 2 बन गया। एग्री? गुड। दोनों चार्ज आ चुके हैं। अब देखो, जब ये आया तब तो कोई लफड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही मैं Q2 को लेके आया हूँ, Q1 ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो Q1 जब बैठा हुआ है तो Q1 और ये Q2 क्या है? ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये इसको रिपेल करेगा, इसका विरोध करेगा, इसका प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है? कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। अगर ये आएगा तब अब हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसको ऐसे लाएँ या कैसे भी लाएँ, ठीक है? हम लेके आए इसको यहाँ पे। अब ढंग से समझना, हमने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड पहले से जनरेट हो चुका है। जब Q1 यहाँ पे पहुँच चुका है तो उसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, और इस फील्ड के अगेंस्ट में हम Q2 को लेके आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम F एक्सटर्नल बोलते हैं, F एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है? तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमने वर्क डन किया। क्या किया? हम इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आए। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। तो बल लगाया, कुछ मूव हुआ, ये चार्ज यहाँ से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे आ गया। वो पॉइंट का नाम क्या है? R2। पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। बोलो, ये पढ़ा हुआ अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अच्छे से, यही चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? लेकिन वहाँ पे अपन किसको लेके आते थे? Q0 को लेके आते थे। अब देखो, तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो अब हमने क्या लिखा है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू R2, ठीक है? पोजीशन वेक्टर है तो फिर लगा दो इन पे भी वेक्टर सदिश लगा दो, ठीक है? Q2 को इनफाइनाइट से R2 तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया? वर्क डन 2 निकालेंगे हम, और वही एक्सटर्नल लिख रहे हैं, ठीक है? Q2 V1। अब सबसे पहले तो कि वर्क डन प्लस में क्यों आया? हमने ये बोला था कि पहला लेक्चर जो मैंने बनाया इस चैप्टर का, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने बोला था कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ 80% आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें मैंने ये बोला था कि वर्क डन जो एक्सटर्नल होता है ना, वो जनरली हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। हम लोग अगर उसने कुछ दे रखा है, उसने अगर कंजर्वेटिव फोर्स को पॉजिटिव माना है, तो हम उस केस में फिर हम वर्क डन एक्सटर्नल को नेगेटिव मानेंगे। अगर उसने कंजर्वेटिव वर्क डन को कुछ नहीं माना है,
तो हम हमारे वाले को वर्क डन एक्सटर्नल को पॉजिटिव मान के चलेंगे, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आना और जाना, राउंड ट्रिप पे वर्क डन होना कितना है, 0 होना है। फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें, ठीक है, उसको देखना 80% फिर कंप्लीट हो जाएगा ताकि ये तामझाम खत्म हो जाए। मैंने वर्क डन एक्सटर्नल लगाया, ठीक है, मैं अपना वर्क डन प्लस में ले रहा हूँ क्योंकि उसने कोई मेंशन नहीं किया, उसने कंजर्वेटिव फोर्स का दिया ही नहीं। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनमें पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनमें रास्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी लेके आऊँ इसको, ठीक है। मैंने लिखा Q2 को मैं लेके आया हूँ, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल कितना था, V1 था। ये समझो चीज़ को, अगर ये समझ में आ जाती है आपका टॉपिक क्लियर है। इन पे प्लस माइनस पे तो कंफ्यूज होना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था, इतना अच्छा बनाया था उसको समझाने के लिए। आपको 80% आपके डाउट जो है ना वो पहले लेक्चर पे खत्म हो जाएगी, इसीलिए उस लेक्चर को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि चलो वो उसको सबसे पहले लेके आते हैं। अब ढंग से समझना पहले कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, ढंग से समझना। ये मेरा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसने डेवलप किया है, विद्युत क्षेत्र एक चार्ज में बना लिया। बोलो एग्री? एग्री। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड लेक्चर जो देखा था अपन ने, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे थे, एक Q0 बैठा हुआ है, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे बैठा हुआ है, उसको अपन यहाँ ला रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना है, P, ये डिस्टेंस कितनी है, P से Q की R डिस्टेंस पे। एग्री? गुड। हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने क्या बोला था कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो Q0 को लाने में किया गया कार्य, यूनिटरी मेथड जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, Q0 को लाने में किया गया कार्य, वो सब इंग्लिश में ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का गोला बना हुआ है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य, वर्क डन कितना हुआ, W/Q0। और W/Q0 को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल बोल दिया, W/Q0। अब ढंग से समझना, ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये क्या Q0 की वजह से हुआ है? नहीं, ये तो Q की वजह से हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था तो पोटेंशियल भी होगा। कहाँ पे होगा, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, वो हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अपन ने इनिशियल लेक्चर्स में अपन ने पढ़ लिया, तो यही हो रहा है। अब ढंग से समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि Q0 नहीं है, एक ही चार्ज है, तो क्या पोटेंशियल होगा? नहीं होगा। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि केस ऐसा भी बन रहा था जिसमें सिंगल चार्ज लेके आए तो कोई पोटेंशियल, यानी अपन किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो अपन यहाँ पे किसको लेके आ रहे हैं वो चीज़ समझो, Q2 को लेके आ रहे हैं। जब Q2 को लेके आएंगे इनफाइनाइट से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल किसका पोटेंशियल होगा, Q1 का ही तो पोटेंशियल होगा। यहाँ पे अब Q1 बैठा हुआ है, क्योंकि हम दो इन चार्ज की बात कर रहे हैं जो R1 और R2 हैं, Q1 Q2 है, सॉरी R1 R2 Q1 Q2। तो Q2 को जब लेके आए तो पोटेंशियल किसका निकला, पता किसका चला कि यार Q1 के अंदर तो पोटेंशियल था, लेकिन पहले तो था ही नहीं। जब हम खाली Q1 को लेके आए यहाँ से, तो कोई ना पोटेंशियल था, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना फोर्स था, ना एक्सटर्नल वर्क डन था, सब जीरो हो रहा था, वो हमें पता है। लेकिन जैसे ही हम Q2 को लेके आए, तभी तो हमने बोला ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि Q0 को या किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लाने पे किया गया कार्य। और ये पोटेंशियल इतना निकल के आता था या नहीं आता था? आता था। अब ढंग से देखो, अब अपन किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, Q2। Q0 को ला रहे थे तब Q0 लिख रहे थे, Q2 को ला रहे हैं Q2 लिख देंगे, ठीक है। पोटेंशियल किसका जनरेट हुआ है, 1 का। खेलो दिमाग से, ढंग से, वापस हंसना नहीं है। मैं भी पूछूंगा फिर पुराने वाले पीछे वाले, फिर दांत फाड़ रहे थे पुराने लेक्चरों में, ठीक है ना, फिर पोल खुलेगी, फिर उल्टी करोगे तो लग जाएगी दस्त। वापस से एक बार, जब हम Q0 को लेके आते हैं इस Q चार्ज पे, तब हमारा फॉर्मूला बनता है ये, और ये फॉर्मूला ये कहता है कि W/Q0। क्या ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, क्या Q0 की वजह से हुआ? नहीं, ये Q की वजह से पोटेंशियल जनरेट हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए थे, तब पोटेंशियल किसका जनरेट होगा, इसका जनरेट होगा। अगर अकेला था तब तो कोई पोटेंशियल ही नहीं था, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं और Q1 को ला रहे हैं, ठीक है। Q1 के पास पे Q2 को लेके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से। तो हम ये बोल रहे हैं कि वर्क डन करना पड़ा हमें, ठीक है। तो पोटेंशियल किसका निकला, अरे V1 का ही तो निकलेगा पोटेंशियल।
और ये चीज़ ये लो, ये Q3 यहाँ बैठा हुआ है और ये Q2 बैठा हुआ है, ये 3 है, ठीक है 3, इसको लेके आ रहे हैं, ढंग से समझना वापस से। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन अपॉन Q3 और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 का पोटेंशियल निकलेगा ना यार, क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है, दिमाग से खेल रहे हो, दिमाग से ही खेलना है यहाँ पे बस। ये लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चार्ज कौन सा है Q2 लेकिन पोटेंशियल किसका निकला, V1 का निकला। चार्ज कौन सा था Q0 लेकिन पोटेंशियल किसका निकल रहा था, Q का। बैठ गया, बार बार बोलूं कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो, आपकी सारी की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। बोलो अगर समझ में आया हो तो। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वहाँ पे मैं उसको इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि वहाँ पे अपना टॉपिक इतना आगे बढ़ा नहीं था। आज अपना टॉपिक इतना आगे बढ़ा है तो अपने पीछे की पूरी चीज़ें याद कर ली होगी, आई सपोज किसी और के भी देख लिए होंगे या बुक से पढ़ लिया होगा, लेकिन चीज़ तो वही है। हम कोई नया कॉन्सेप्ट इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और ना नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम तो पुराना वाला जो पढ़ा है अब उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन से कैसे यूज़ होता है, वो ऐसे यूज़ होता है। वो समझ में आया कि अगर मैं Q4 लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ढंग से समझना। अब आप बोलोगे सर वर्कडन पे आपने क्यों नहीं लगाया, वर्कडन 2 कर रहे हो या वर्कडन 3 कर रहे हो। नहीं, वर्कडन बहुत सारे चार्जेस पे करना पड़ेगा अपन को, एक ही चार्ज पे कई बार 2 बार वर्कडन करना पड़ जाता है, ढंग से समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। वर्कडन को चेंज नहीं करना है। मैं Q4 को लेके आ रहा हूँ, यहाँ Q3 है, तो ये पोटेंशियल किसका होगा, Q3 का ही तो पोटेंशियल होगा यार। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल किसका निकलेगा, Q3 का पोटेंशियल निकलेगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ आ गया 4। क्यों आया, क्योंकि 2 चार्ज चाहिए हमको 2 आवेश चाहिए, तभी तो पोटेंशियल 1 बनाएगा। जब 2 चार्ज होंगे तो एक बंदा अपना पोटेंशियल बनाएगा जो यहां बैठा हुआ है। बैठ गया, आगे चलें, गुड। अब देखो ये वाली चीज मैंने यहां लिखी हुई है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, Q1 और Q2 की, मैं मान लेता हूं R12। अगर कोई R21 माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बस एक अपने को तो पोजीशन देनी थी, अपने पोजीशन दे दी, ठीक है। बोलो यहाँ पे, अब देखो ढंग से समझना, यहाँ पे कोई एक चार्ज बैठा हुआ है, इससे P पॉइंट पे दूसरा चार्ज मैं मान लेता हूँ कोई Q0 है, अभी यही समझो Q1 है और Q है, Q और Q0 है, और ये डिस्टेंस है R। अगर कोई चार्ज Q बैठा हुआ है, P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है और R डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितना होता है, हम पढ़ते हुए आए हैं, V बराबर K और Q और अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी R है। लेकिन हमें दूसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तब इसका पोटेंशियल निकलता था, याद रखना वापस, वही काम अपन यहाँ कर रहे हैं और फिर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज़ नहीं, इसमें नहीं, वो आगे, गुड। नहीं सर बता दो, कुछ ऐसे रह गया तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या बताने वाले थे। नहीं कुछ भी नहीं था, वो तो आप समझ गए कैसे इसको लेके आना है, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लेके आओ, ठीक है। ये आया है, बोलो सिंगल चार्ज से पोटेंशियल कितना बनता है, वो हमने बोल दिया कि कुछ नहीं बनता है, लेकिन जब 2 चार्ज होंगे किसी और को लेके आएंगे तो पोटेंशियल कितना बनेगा, इतना बनेगा किसी P पॉइंट पे। सीख चुके हैं हम इसको, ठीक। आगे देखो, ये मेरा चार्ज है कोई Q1, इसके P पॉइंट पे R1 डिस्टेंस है, क्योंकि Q1 है तो मैंने R1 ले लिया, और एक चार्ज यहाँ पे Q0 बैठा हुआ है जो इनफाइनाइट पे है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। इसका कुछ एक घेरा बना हुआ है, इसने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, विद्युत क्षेत्र बना रखा है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, पोटेंशियल बराबर V बराबर K, V1 निकालेंगे Q1 अपॉन R1, यही तो फॉर्मूला बना वहाँ से यहाँ से, एक ही तो चीज़ है, सब कुछ अब 1 1 आ रहा है तो 1 1 लिखना है। पोटेंशियल इसका जनरेट हुआ है, उसका नहीं हुआ है, समझाना ये था। अगर समझ में आ गया हो तो इस V की वैल्यू डाल दें, V1 की वैल्यू कितनी है, K Q1 अपॉन R1 डाल दें, गुड। मैं बोल रहा हूँ कि V1 इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R1, बोलो समझ में आ गया। और K की जगह अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 लिख दो यहाँ पे, गुड। वर्क डन 2 एक्सटर्नल, अब ध्यान रखना हमें हमारा वर्क डन एक्सटर्नल प्लस में क्यों लेना है, क्योंकि हम हमारा प्लस में मान के चल रहे हैं,
क्योंकि उसने हमें कंजर्वेटिव वर्क डन जो है वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में नहीं दे रखा, तो हम हमारा माने, अगर वो कुछ मानता तो हम उसके अपोजिट मानते। नहीं दे रखा, हमें हमारा हमेशा प्लस में लेना है, ठीक है। Q2 V1, अब देखो इसको भूल जाओ, इन सब डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R12, वही तो लेनी है, पोटेंशियल तो तभी जनरेट हुआ। ये Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है R1 और 2, तो V1 की वैल्यू कितनी आई है K Q1 अपॉन R12। अगर कोई 1/4πε0 लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। वर्क डन 2 कौन सा, एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ढंग से, इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक तो वर्क डन निकालना है हमें, जो हम फॉर्मूला जानते हैं, एक हम पोटेंशियल का भी फॉर्मूला जानते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी r डिस्टेंस पे KQ/R, अगर कोई Q चार्ज है, कैपिटल ले रहा है, तो अपन ने यहाँ पे छोटा स्मॉल q लिया है, Q1 लिया है और एक Q2 लिया है, तो अपन ने Q1 और Q2 डाल दिया। Q2 का तो पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि Q1 का जनरेट हुआ है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। Q2 जब आया तब इसने अपना पोटेंशियल, अगर चार्ज होता ही नहीं तो क्या पोटेंशियल निकालते उसका, कितने चार्ज चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए। आगे देखो इसमें, तो इस फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना, ये अपन पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं कि वो पोटेंशियल कितना होता है। आगे देखो नेट वर्क डन, हमारा नेट वर्क डन कितना आया है, W बराबर W1 प्लस W2, इनको हम ऐड कर देंगे। स्केलर क्वांटिटी है, सीधा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, बीजगणित योग हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं। कौन सा आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है, वो हम जानते हैं, हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, W एक्सटर्नल। W1 कितना आया 0 प्लस W2 कितना आया है K Q1 Q2 अपॉन R12। बोल यहाँ तक समझ में आ गया? यानी अच्छे से लिखें तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आगे देखो, अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब अपन ने ये बोला था कि डेल्टा U बराबर वर्क डन एक्सटर्नल होता है और डेल्टा U बराबर माइनस ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल दो या पोटेंशियल, हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने डेल्टा U क्यों लिया, बताया हुआ सब कुछ, आपको मालूम ही है, क्योंकि 2 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए 2 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं या 2 चार्ज यूज़ हो रहे हैं Q1 Q2, तो इसके लिए भी 2 चाहिए होंगे। सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग। बोलो ये समझ में आया? तो वर्क डन एक्सटर्नल तो हम निकाल चुके हैं, उसको हम डेल्टा U के बराबर डाल दें, ठीक है जी। ये नेगेटिव की वजह से होता है और अपन ने इसको प्रूव कर रखा है, किसी को देखना हो तो फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ है। वर्क डन एक्सटर्नल कितना है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो भी वर्क डन हमने किया है वो स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो भी कार्य हमने किया है वो संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्या कार्य किया है, मेरे पास बो एंड एरो था, धनुष और तीर था, ठीक है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ नहीं, जैसे ही मैंने डोरी को खींचा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ गई, अरे तो भाई वहाँ से यहाँ लेके आना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन 1 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 का अरेंजमेंट पहले वो 1 था, अरेंजमेंट 2 हो गया, विन्यास 1 विन्यास 2, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी आई है। क्यों है, क्योंकि हमने वर्क डन किया है, दैट्स इट। बोलो, इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी है, जो भी वर्क डन हमने किया है वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन पढ़ के आए हुए, पीछे से प्रूव कर रखा है अपन मैथमेटिकली फर्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो आगे देखो, डेल्टा U क्या कह रहा है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। इनिशियल पे क्या पॉइंट था बेटा, इनफाइनाइट पे बैठे हुए थे दोनों, बीड़ी पी रहे थे वहाँ पे बैठ के, कोई देखने वाला था नहीं, कोई बोलने वाला था नहीं, कोई टोकने वाला था नहीं। तो U फाइनल माइनस ये कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, 0 होती है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें एक साथ।
अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि अर्थ खुद क्या है? एक ही तो पॉइंट हो गया, दूसरा क्या है हमें क्या मालूम। यू फाइनल, ये आउट हो गया, इसीलिए ये लिखा। फिर बताने के लिए कि डेल्टा यू कैसे आया, फिर वहाँ पे भी बताया था Q1 Q2 अपॉन R12, बोलो। और यू फाइनल को हमने बोल दिया ओनली यू, जो पोटेंशियल एनर्जी है, कोई फाइनल वाइनल की पता है हमें, हमने माइनस कर दिया। हमारा एक फॉर्मूला बनाना है हमें, तो R12, अगर कोई उसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना चाहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 ये दो फॉर्मूले एक ही चीज़ है, बस के की वैल्यू पुट की हुई है इस हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये यहाँ ऐसा खेल क्यों खेला? क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमने वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वर्क डन निकाल लिया पहले, और अब हमने वर्क डन जैसे ही निकाला तो वो हमारा क्या आ गया? देखा जाए तो वो यू ही आया है। ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप बोलते कि डेल्टा यू कहाँ से आया है, तो जब वहाँ फार्मूला बनाया था तब ये सब चीज़ें बताई थी, और वही चीज़ें उस कॉन्सेप्ट को अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है, कोई नई चीज़ नहीं बताई है। अभी अगर समझ में नहीं आई हो तो कहाँ से नहीं आई होगी, मैं देख लेता हूँ। बस चीज़ एक ही थी समझने वाली, आप किस चार्ज को उठा के ला रहे हो वहाँ से, उस चार्ज को उठा के ला, उसका पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल जो ऑलरेडी बैठा हुआ उस चार्ज का है, क्यों है? क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ा, क्योंकि ये फोर्स मार रहा होगा उधर, क्योंकि वो भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस, रेपेल कर रहा होगा, प्रतिकर्षण कर रहा होगा, तो उसको धीरे धीरे लेके आना है। वो सब नाटक जो आप करोगे, बार बार मत बोला करो, कान खून आने लग गया कि धीरे धीरे लाना है। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। दिस इज़ गुड इनफ। ये चीज़ चाहिए उसको, बुक को। ये चीज़ कैसे आई? ऐसे आई। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हुए आए हैं, नई चीज़ लगाई नहीं है। लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि V निकल कौन सा रहा है ना, W/Q0। तो क्या वो V ये जो V था आया था यहाँ पे, ये क्या Q2 का V था, पोटेंशियल था? नहीं, Q1 का पोटेंशियल था। समझ में आ गया? अच्छा, वर्कडन पे 1 2 क्यों नहीं लगाया? वर्कडन पे ये 1 2 लगाने का मतलब जो था उसका क्यों नहीं लगाया? वर्कडन बहुत सारे करने पड़ेंगे, अभी 2 फिर 3 चार्ज का, फिर 4 चार्ज का पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो एक चीज़ और इसी में ढंग से समझना, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाली आएगी, स्थितिज ऊर्जा ये आएगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो रहा है, ढंग से समझो कि दोनों चार्ज या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। तो देखो मल्टीप्लाई साइन में है, इसलिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अगर मान लो दोनों चार्ज जो दोनों आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। 0 से बड़ा आ रहा है, अभी प्लस में जा रही है नंबर लाइन ये रही। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ये 1 ये -1 इधर जाते हैं तो नंबर लाइन बढ़ती है, गिनती बढ़ती है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 10 फिर 20 फिर 50 फिर 100 फिर चलता रहता है। गुड। दोनों नेगेटिव के हो तो क्या आ जाएगा? तो भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है। विच मीन्स मैं कह सकता हूँ ये दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस में आ रहा है और प्लस वाला 0 से बड़ा हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये निकलेगी। गुड, बुक में है आपके। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो, विच मीन्स ये कौन से चार्जेस हैं? ये लाइक चार्जेस हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं, या तो प्लस प्लस या माइनस, दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब हम अलग अलग लेके आ रहे हैं, एक प्लस को लेके आ रहे हैं मल्टीप्लाई, एक माइनस को लेके आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस। फिर वापस एक को माइनस कर दिया, दूसरे को प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तो ये कौन से हैं? अनलाइक चार्जेस, विपरीत प्रकृति के आवेश। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में? तो U इक्वल्स टू -K Q1 Q2 अपॉन R12। बैठ गया, सिर्फ माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना। अब आप बोलोगे इसके लिए दोनों माइनस आ रहे थे, तो दोनों माइनस तो प्लस बन गए। ये समझना ज़रूरी है कि माइनस वाले को विद साइन लेकर चलना है और प्लस वाला है दोनों, तो ये है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार वो पूछ सकता है किसी भी फॉर्म में। इस फॉर्म में ऐसे याद रखा करो कि Q1 Q2 लेस देन 0 आ रहे हैं, 0 से छोटे आ रहे हैं। 0 से छोटे की तरफ जाना है तो इधर ही जाना पड़ेगा, तो डेफिनेट माइनस चीज़ आएगी, या क्या माइनस। बुक में दे रखा है बहुत अच्छे से ये चीज़, ठीक है। तो इस हिसाब से समझोगे तो समझ में आएगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो केस 2 हमारा, व्हेन 3 पॉइंट चार्जेस, जब 3 बिंदु आवेश हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ढंग से समझना इसको भी। अगर पहले वाला समझ लिया अच्छे से तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये Q1
कहाँ बैठा हुआ है, इनफाइनाइट पे। Q2 कहाँ बैठा हुआ है, इनफाइनाइट पे। Q3 कहाँ बैठा हुआ है, इनफाइनाइट पे। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कॉन्फ़िग 1 हो गया, अरेंजमेंट 1, विन्यास 1। ये तीनों चार्ज यहाँ पे सरकारी वो अस्पताल में बैठे हुए रहते, पड़े हुए, टांग लटकाए हुए, टांग टूट गया, ऐसा मस्ती से पड़े हुए, गप्पे मार रहे, कोई लेना देना नहीं इनको, ठीक है। Q1 को लेके आए, वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, गुड। ये मेरा Q1 आ गया यहाँ पे, ये Q1 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, या जो भी पॉइंट है, वर्क डन फॉर Q1 के लिए कितना कार्य करना पड़ा, हिंदी वाले लिख लेना। W1 निकालेंगे और एक्सटर्नल लगेगा, वर्क डन 0। क्यों, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था। जब कोई चार्ज नहीं था, Q1 को लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसके अगेंस्ट हमें कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा। वर्क डन कब करना पड़ता है, जब कोई चार्ज ऑलरेडी हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अगेंस्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ता है उसको लाने के लिए, तब हमारा वर्क डन होता है। लाए तो कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो वर्क डन पहला कितना हो गया, 0 हो गया। अब ढंग से देखना, वापिस हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। वर्क डन फॉर Q2 को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, तो W2 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। कहाँ लाए, यहाँ लेके आए, ये Q2 को लेके आ गए, बैठ गया। जैसे ही Q2 को लेके आए, ये विरोध कर रहा था, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इसके अगेंस्ट में, तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा हमें। हमने क्या लिया उसको, एक्सटर्नल को प्लस, हम हमारा प्लस लेते हैं। और W बराबर क्या होता है, Q0V, या V बराबर क्या होता है, W/Q0। यहाँ से हमने W निकाल लिया, यहाँ Q0 कौन है, मतलब आ कौन रहा है, दूसरा चार्ज Q2 आ रहा है। जैसे ही Q2 आया, इसने अपना पोटेंशियल जनरेट कर लिया। क्यों किया जनरेट, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए कितने पॉइंट चार्जेस चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए। चार्जेस हैं 2, हाँ है 2, तो पोटेंशियल निकाल लिया। तो पोटेंशियल किसका आएगा, V1 आएगा। किसके द्वारा पोटेंशियल जनरेट हुआ, Q1 के द्वारा जनरेट हुआ। समझ में आ गया अच्छे से। कार्टेशियन सिस्टम बना दूं, फिर ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, और कहीं एक और 3 भी चेप देंगे अपन कहीं ना कहीं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब ढंग से देखना, बुक में इसके पास ऐसा लिखा हुआ है R2, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये R2 क्या है, ठीक है ना। ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन है, स्थिति सदिश है। अब आप बोलोगे सर Q1 का V समझ में नहीं आया, पोटेंशियल किसका लेना है, Q1 से जनरेट हुआ। पोटेंशियल का ये जनरेट होता है क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जनरेट होता है। जब हम Q2 को लेके आए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज बैठा हुआ था, Q0 को हम लेके आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहाँ से, इनफाइनाइट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कितनी थी, R, और इस पॉइंट पे लेके आए। ऐसे ही Q2 को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, तो Q1 से कुछ पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस थी, तो Q जो पोटेंशियल निकला वो V1 का निकला है। लेकिन लिखा हुआ ऐसा है बुक के अंदर, समझ में है, V1। जब Q2 आया तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी, R2। लिख तो Q2 के लिए रहे, ये सिर्फ पोटेंशियल है 1 का। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल किसका जनरेट हुआ, Q0 का हुआ, नहीं Q का जनरेट हुआ है पोटेंशियल। तो फॉर्मूला जरूर V बराबर W/Q0 है, लेकिन ये V क्या है, पोटेंशियल बाय पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कौन सा पॉइंट चार्ज, इस Q। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R। यहाँ डिस्टेंस होगी, ये Q, यहाँ Q कौन सा आ रहा है बेटा, यहाँ Q आ रहा है, ये वाला Q। ये वाला V किसके लिए है, इसका पोटेंशियल है, इसका नहीं है। समझ में आया, इस टाइप से बुक में लिखा हुआ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये पोजीशन वेक्टर ये इस टाइप के लेने की, ठीक है ना। समझा दिया बस मैंने आपको, कोई कार्टेशियन सिस्टम पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए था। यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 को हम लेके आ गए। कहाँ कहाँ से लेके आए वो आपको पता चल गया। और पोटेंशियल किसका लिया है, 1 का। ये ध्यान
रहना चाहिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल तभी जनरेट होगा जब कोई दूसरा चार्ज इनफाइनाइट से उठ के यहाँ पे आएगा। किसी भी रास्ते से लेके आओ, कैसे भी लाओ, सीधा लाओ, घुमा के लाओ, हमें उसके एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा एक। ठीक है, अब Q3 बोल रहा मुझे भी लेके आओ, तो ढंग से समझना, ये मैं Q3 को यहाँ पे लेके आ गया, वहाँ से उड़ता 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 ये मेरा चार्ज आ गया Q3। अब देखना ढंग से, हमें डिस्टेंस बनानी है। ये मैंने बना दी R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13, ये 1 और 3 आ गया। वर्क डन फॉर Q3। Q3 के लिए हमें वर्क डन, कितने वर्क डन करने पड़ेंगे? हमें 2 वर्क डन करने पड़ेंगे। कौन कौन उसका विरोध करेगा? ये Q3 आ रहा है तो एक तो Q1 उसका विरोध करेगा वापस से, जो पहले से बैठा हुआ था ठाट से। Q2 उसका विरोध करेगा और फिर काम होगा। तो वर्क डन अब कितने हो जाएंगे? 2 तो हमारे ऑलरेडी आ गए, तो Q1 से एक वर्क डन आएगा, एक वर्क डन Q1 से आएगा, जिसको मैं नाम दे दूंगा वर्क डन 2 तो हमारे निकल चुके हैं, एक वर्क डन 3। एक Q2 भी खुद इसके भी खुजली चलेगी कि ये आया क्यों, तो एक वर्क डन हमें और करना पड़ेगा, तो वर्क डन 4। ठीक है, चार्ज 3 ही है, वर्क डन 4 हो गए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए बुक वाले ने वर्क डन लिखा ही नहीं है कि वर्क डन 1 2 3 4, आप देखना बुक को, ठीक है ना, इसलिए उसने नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उसने सीधा ही फॉर्मूला फिर बाद में डालता रहा। वो बस वो इस चीज़ को समझा रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल Q2 का नहीं होगा, ये पोटेंशियल Q1 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट का नहीं होता, दूसरा पॉइंट जब आता है, कोई चार्ज आएगा, तब पहला वाला अपना पोटेंशियल दिखाएगा कि हाँ अब मेरी ताकत कितनी है, ले आ तुझे धोऊं मैं बाल पकड़ के, ठीक है ना, तब वो धोएगा उसको Q2 को। अभी देखो अब कितने वर्क डन और आ गए, 3 और 4, तो वर्क डन 3 निकालते हैं अपन। वर्क डन 3 इन दोनों के बीच का, वापिस वही, अगर नहीं समझ में आया तो ये बना लिया करो। यहां कौन बैठा हुआ है? उस्ताद Q1, बाहर कौन है? Q3, कहां पे है? इनफाइनाइट पे था Q3, उसको लेके आए, कहां पे लेके आए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट कितना दूर था यहां से? R, जिसकी क्या वैल्यू थी, मतलब पॉइंट का क्या नाम था? P पॉइंट था, इसको लेके आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है? V बराबर W/Q3 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये Q0 ही तो था जो हम उसको लेके आ रहे थे। अब हमने यहाँ पे Q3 लिखा है तो हमने Q3 को नीचे घुसेड़ दिया। अभी ठीक है, ये पोटेंशियल किसका है? ये V1 का है। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ Q1 है तो पोटेंशियल V1। यहाँ पे W34 लिखने की इसलिए जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पे W34 क्यों नहीं लिख रहे हो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे कितने वर्क डन निकलेंगे पता ही नहीं चला। 4 आएंगे, अभी देखो 3 आए तो वर्क डन कितने निकले? 4। 3 चार्जेस ही तो हैं, 1 2 3, वर्क डन कितने निकल रहे हैं? 4। जब 2 आए थे तो वर्क डन कितने निकल रहे थे? 2 निकल रहे थे। अब जब 4 आएंगे चार्जेस, जब 4 पॉइंट चार्जेस आएंगे तो वर्क डन कितने निकलेंगे वो भी बताएंगे अपन, ठीक है ना, वो भी अपना आगे है। तो ये अपन को काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? Q3 लिखता हूँ, ये आ गया Q3, W बराबर Q3 V1। तो Q3 और पोटेंशियल किसका लेना है? V1 का। क्यों? क्योंकि V1 उसका विरोध कर रहा है। फिर Q3 आया, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? इस बार Q2 विरोध कर रहा है। तो पोटेंशियल कौन सा लेना है? V2 लेना है मेरे बेटे। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है अब आपको, गुड, यही समझाना था। V2 पोटेंशियल आ रहा है, तो W4 भी निकाल लेते हैं लगे हाथ अपन। तो ये रहा, तो कौन सा चार्ज आ रहा है? Q3 चार्ज आ रहा है। वर्क डन हम क्या निकाल रहे हैं? Q3 को ला रहे हैं, तो अब ये विरोध कर रहा है। जैसे ही, अब देखो इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सबको, Q1 को भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। ये Q2 बैठा हुआ अकेले यहाँ पे, मैं तो सीधा Q3 को ही ला रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका पोटेंशियल जनरेट होगा कि नहीं होगा? ये बोलेगा कि आ इधर बाल पकड़ के दूँ तेरे को, तो पोटेंशियल इसका जनरेट होगा, उसका थोड़ी हो रहा, वो तो वहाँ बैठा हुआ है। पोटेंशियल किसका निकल रहा है? तो Q3 V2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्ज कितने? 3। पोटेंशियल कितने निकले? 2 निकले हैं पोटेंशियल। चार्ज 3 थे, 1 2 3, पोटेंशियल कितने निकले? 2। वर्क डन कितने निकले? साला 4 निकल गए वर्क डन। बताओ, तो वर्क डन से कंफ्यूज नहीं होना, वर्क डन तो आपको निकालते जाना जितने निकल रहे हो। वैल्यू डालो V1 की। V क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? K। V1 निकाल रहे हैं तो Q1 अपॉन R। अब देख रहे ढंग से, 3 के लिए तो निकाल रहे थे अपन, ये वर्क डन 3 के लिए, तो 1 3। वर्क डन 2 तो K Q2, V2 है तो Q2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो इस फॉर्मूला कि पोटेंशियल P पॉइंट पे R दूरी पर कितना निकलेगा? Q2 चार्ज निकाल रहा अपना। कौन सा है बेटा? 2 और 3 के बीच में लड़ाई हो रही है, बता दिया अपने 2 3। ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो W3 में ये वैल्यू मैं डालता हूँ तो मेरा कितना आता है? Q3 तो है ही, और V1 कितना आया? K Q1 R13।
बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। W4 इज इक्वल्स टू कितना आया? Q3 तो मेरा है ही, और V2 कितना आ गया? KQ2 अपॉन R23। मार्कर मर गया W3, ठीक है। W3 को और अच्छे से निकाल लेते हैं। KQ1 Q3 अपॉन R13। थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये चीज़ 13 बन रहा है तो 13 ही लिखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं। W4 क्या बन रहा है? KQ2 Q3 अपॉन R23। आगे देखो, इसका भी तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना, वर्क डन 2 का। तो V1 है तो वापस वही V1 वाला है, तो V1 वाली वैल्यू डाल देंगे अपन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। V1 है लेकिन चार्ज 2 आ रहा है। यहाँ V1 है लेकिन चार्ज 3 आ रहा है, तो R13 लिख दिया। यहाँ V2 है लेकिन चार्ज 3 आ रहा है, तो 2 3 के बीच में हो रहा है। यहाँ 1 2 के बीच में, यहाँ 1 3 के बीच में, 1 2 3 के बीच में। समझ में आ रहा है कुछ? 1 3 है तो 1 3, 2 3 था तो 2 3, यहाँ 1 2 है तो नीचे 1 2। इन दोनों के बीच की दूरी, और क्या कि इसी पॉइंट पे तो निकल रहा है पोटेंशियल। तो इस V1 की वैल्यू अपन डालते हैं। इस V1 के लिए जो Q2 चार्ज है यहाँ पे, क्या आएगा? KQ1 अपॉन R1 मत डाल देना, R12 डालना। ये दोनों चार्ज, इसकी वैल्यू अपन ने भी डाली नहीं है। फिर इन दोनों के पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल, तो डिस्टेंस तो ये काम आएगी ना। इस डिस्टेंस का नाम क्या है? R13 अपन ने एक नाम दिया है। अब आप बोलो तो इसको R1, इसको R2 और इसको R3 भी दे सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपन ने 1 2 बोल दिया कि इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का। पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, आगे बनेंगे बहुत सारे जोड़े। बैठ गया ना समझ में चीज़? नॉर्मल सी, कुछ भी नहीं। इन दोनों को लिया, जब चार्ज Q2 आ रहा है और पोटेंशियल बना रहा है तो 1 2, 1 3 आ रहा है तो 1 3, ये रहा 1 3 नीचे, 2 3 आ रहा है तो नीचे डिस्टेंस 2 3। टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा? टोटल वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, छोटी छोटी छोटी। वर्क डन 0, W1 ये रहा। W2 कितना क्या? यहाँ से देखो, KQ1, W1 निकाला नहीं क्या? तो देखो V1 की वैल्यू KQ1 और Q2 भी ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ डाल दो कैसे? ये V1 की वैल्यू कितनी? KQ1 अपॉन R12, और Q2 यहाँ बैठा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो इधर था उसको इधर लिया है, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं। तो KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W2 भी हो गया अब अपना। अब W3 पे चलते हैं। ये रहा W3 यहाँ पे, KQ1 Q3 R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये रहा W4। तो ये वर्क डन एक्सटर्नल आ गया हमारा, ये आ गया, बैठ गया। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U बराबर वर्क डन एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। पॉजिटिव, समझ में आ गया? अगर कंजर्वेटिव फोर्स देते तो क्या लिखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। डेल्टा U बराबर वर्क डन एक्सटर्नल कितना आया है, इन सबको जोड़ना ही तो ये वापस लिखना था। हम जब पूरा को पूरा एक खिल्ला जो है ना लोहे का, इसको पूरा लिख दो। 1 2, देखो 1 2 ऊपर आ रहा है तो 1 2, दूसरे में क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है। Q1 Q3 अपॉन R13 दिख तो रहा है थोड़ा सा। KQ2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। डेल्टा U क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या था पहले? कहाँ पे था? इनफाइनाइट पे था। अभी कहाँ पे आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कहाँ पे थी? इनफाइनाइट पे थी। इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। कर दिया, U फाइनल आ गया अपना। इसमें से मैं K कॉमन ले लूँ, और कोई कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। Q1 यहाँ है लेकिन Q1 यहाँ है, लेकिन Q1 वहाँ नहीं। यहाँ Q2 है लेकिन यहाँ Q2 नहीं, लेकिन वहाँ Q2, तो फिर खाली K कॉमन आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। U इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई लिखना चाहे तो इस फॉर्म में Q1 Q2 अपॉन R12
प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। बैठ गया। ये निकालना था जब 3 चार्जेस हो। अगला पॉइंट आएगा आपके 4 के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सीख लो, भागो मत। अब देखो हम 4 वाला जब करेंगे ना तो उसमें क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। वो हमें बोलेगा कि ये 4 चार्जेस लाओ यहाँ पे, क्यू 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 क्यू, कोई से भी हो सकता है, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, वो आपको पता चल गया, विद साइन लेना है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बना है, 3 के लिए वर्कडन कितना है, 4, समझ में आया। पोटेंशियल कितना है, 2 ही है, चार्ज 3 थे, पोटेंशियल 2। हाँ, पोटेंशियल का तो फंडा समझ चुके। एक चार्ज को लाना है उठा के, तभी अपना पोटेंशियल बताएगा। एक चार्ज को उठा के लाना है, तब ये वाला अपना पोटेंशियल बताएगा। अगर एक चार्ज अकेला बैठा हुआ है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। एक चार्ज को उठा के लेके इसने अपनी ताकत बता दी कि ये है, बाल पकड़ो 2 है उसको, मस्त, ठीक है। अब पहले इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिखो हमेशा, टुडू 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 टू। अब बोलोगे कि सर ये नई नई चीज़ें कहाँ से सिखा रहे हो, तो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। आपने निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकाला था अपन ने। आपकी एनसीईआरटी की बुक वाला ही अपन ने किया था डेरिवेशन, सेम। मैं चाहता तो दूसरा भी करवा सकता था। उसके अंदर मैंने एक कोसाइन फार्मूला यूज़ किया था, कोसाइन फार्मूला। अगर आपने वीडियो देखा है तो कोसाइन फार्मूला, क्या वो कोसाइन फार्मूला बुक में था, नहीं था। क्या उसको फार्मूले के बिना अपन उसको सॉल्व कर सकते थे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं कर सकते थे इस कोसाइन फार्मूले के बिना, ठीक है ना। लेकिन बुक वाले ने नहीं दिया, तो वो काम हमारा है आपको बताने के लिए। तो ऐसे फार्मूले दे के भागा मत करो, ठीक है, सीखा करो। अभी इसमें एन और आर क्या है, एन तो है टोटल नंबर, टोटल नंबर, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 4 है, 4। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो मिनिमम चार्ज कितने चाहिए होंगे, 2। Q0 को उठा के लाए Q के पास में, या फिर Q2 को उठा के लाए Q1 के पास में, या फिर Q3 को उठा के लाए एक बार तो Q1 के पास में, फिर Q3 को उठा के लाए Q2 के पास में। चार्ज कितने चाहिए, 2। जोड़े कितने चाहिए, R बराबर क्या हो गया, जोड़ा, कपल। कौन सा कपल, डिवाइन कपल, देवीय जोड़ा, किसी का भी हो सकता है। जोड़े के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो R तो फिक्स हो गया 2, यहाँ पे N कितना फिक्स हो गया, 4, क्योंकि यहाँ 4 हैं टोटल। अगर 3 वाला कर रहे थे तो वहाँ पे N 3 हो जाएगा, लेकिन जोड़े कितने बन रहे थे, ये वैसे का वैसे रहेगा। इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं क्या आएगा, तब आप 4 वाला जो है ना बहुत आसानी से कर लोगे। आप देखो कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी जोड़े में, हमें क्या पता। अब देखो इसमें डालो, N कितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 4, अपॉन R कितना है, फैक्टोरियल 2। R की जगह मैं 2 डाल रहा हूँ क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब N 4 हो ही गया, और R कितना है, 2 हो गया। अब ढंग से सुन लो, फैक्टोरियल को कोई ऐसे लिखता है और कोई फैक्टोरियल को ऐसे लिखता है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, दिख रहा है, 4 × 3 × 2 × 1, चलते जाओ बस। फैक्टोरियल 5 यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उल्टा गिनती। 5 दे रखा तो फैक्टोरियल 3 अगर दे रखा तो 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल अगर 1 दे रखा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 0 दे रखा तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो कहीं 0 मत कर देना, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स को किसी के रूल की ज़रूरत नहीं, वो अपने रूल खुद बनाती है। बैठ गया, निकाल लें कि जब 4 के लिए हैं तो जोड़े कितने आएंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी, बहुत सारी निकलेगी। वर्कडन कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, हमें क्या मालूम। तो देखो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 3 × 2 × 1, ये लिखा मैंने 4 को। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखा है, 2 × 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, गुड। कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो कितना आ रहा है, 2 आ गया × 1, ठीक है। 2 2 2 2, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, यानी 6 जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे देखना, ऐसे क्यों से तो समझ नहीं पाओगे। 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैसे, अक्षय, दीपिका, करीना, सॉलमन भोई। अब देखो फिल्म बनानी है तो पहले सलमान को और अक्षय को ले लिया, मुझसे शादी करोगी, देखी होगी आपने, गुड, एक जोड़ा बन गया, AS
ध्यान रखना, किसी का नाम मैंने ए और नाम चेंज रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी लेटर देखो फर्स्ट लेटर रिपीट नहीं हो रहा, DKAS, ठीक है, डक्स हो गया, डक्स, DKAS, ठीक है, AS एक जोड़ा बना, ठीक है। अक्षय करीना के साथ भी फिल्म बना सकता है, तो अक्षय करीना के साथ भी बना सकता है, एक जोड़ा ये बन गया। करीना दीपिका के साथ भी आ सकती है, करीना दीपिका के साथ भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सलमान दीपिका के साथ आ सकता है, सलमान दीपिका के साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सलमान करीना के पास भी जा सकता है तिरछा फिल्म बनाने के लिए, सलमान करीना SK। दीपिका अक्षय के पास जा सकती है, दीपिका चांदनी चौक टू चाइना देखा ना तुझे को। कितने जोड़ बनेंगे बेटा? 1 2 3 4 5, हमें तो पहले से ही पता था 6 बनेंगे, इसलिए पहले से पता रखना चाहिए, वरना वहाँ पे पोटेंशियल आप भूल जाओगे इन दोनों का निकालने के लिए। फॉर्मूला काम आएगा, और बाद में जो भी अपन 4 के लिए निकालेंगे ना, सीधा फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना, कुछ काम नहीं, ये फॉर्मूला लिख लो। ये फैक्टोरियल कहलाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बायोलॉजी वालों को भी कोसाइन फार्मूला पढ़ना पड़ा था, उसके अंदर मैंने बोला था, काम तो मेरे भी कभी नहीं आया कोसाइन फार्मूला, मैं मैथ्स का हूँ, मेरे कभी काम नहीं आया मेरी लाइफ में, ना इवन कोरोना की डोज बनाने के लिए भी काम नहीं आता, ठीक है। कोसाइन फार्मूला कभी काम नहीं आया लाइफ में, उस जब मैंने 11th के बाद कभी मेरे लाइफ में काम नहीं आया कोसाइन फार्मूला, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ा। लेकिन जब अपन ने ये पढ़ा था, उसमें कोसाइन के अलावा अपन ने एक चीज़ और यूज़ की थी, जिसके अंदर अपन ने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की थी। ये बाइनोमियल थ्योरम एटलीस्ट बायोलॉजी वालों को आनी चाहिए, इसीलिए वो आपसे चाह रहा था कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ो, तब उसने अपन को डेरिवेशन दिया था, तब अपन ने फॉर्मूला लगाया था। हाँ ठीक है, नहीं आता काम, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ना ही नहीं है, और फार्मूला बुक के अंदर नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डाल दिया अपनी ज़बरदस्ती से, बिना कोसाइन फार्मूले से उसकी वैल्यू नहीं निकल रही थी, निकाल के दिखा देना। और ये आपकी हेल्प करेगा इसमें, ये मेरा कहना है, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, पढ़ना ही नहीं है वो एक अलग बात है, उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये यूज़ होगा। आगे देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, आगे देखो, जो आपसे चीज़ वो पूछ सकता है NCERT वालों, लेकिन IIT और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपन इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ध्यान रखना। और CBSE में भी, NCERT में, RBSE में पूछ सकता है वो कोई भी चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर पोटेंशियल हमें बेर मिनिमम चाहिए, यदि आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो क्या कंडीशन बनेगी? जब भी न्यूनतम होगी तो जब हम वर्क डन निकालते हैं, पहले वर्क डन निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसको हम ये बोल देते हैं कि जो भी वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो भी वर्क डन एक्सटर्नल होता है। तो हम क्या निकालेंगे फाइनली, फिर हमारा U निकलता है। U निकलने के बाद इस U का हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, यानी अवकलन करना है, डेरिवेटिव। और उस डेरिवेटिव, ये आ गया ना U, ये U आ गया, ठीक है। अब वो x के रूप में भी पूछ सकता है, r के रूप में भी पूछ सकता है। r क्या डिस्टेंस, x क्या डिस्टेंस, वही कभी r नाम आ जाता, कभी x नाम आ जाता डिस्टेंस का, ठीक है ना। उस u का डेरिवेटिव अवकलन करना है, और उसको 0 के बराबर रखना है। इसका न्यूमेरिकल अपन इसी लेक्चर में तो नहीं, मतलब जब ये लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, और वो मुझे आप याद दिलाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आता है क्योंकि केस इसका एक ही बनता है, समझ में आ गया, इसका एक ही केस बनता है, इसलिए ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो जब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता चल गया कि मैंने ये चीज़ बताई है, तो डेफिनेटली इसका न्यूमेरिकल भी आपको एंड में, बिल्कुल जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नीट की या IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ पे अगर आपको कहीं ये दिख जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसने 0 क्यों किया। जब भी मिनिमम निकालनी हो तो 0। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम निकालनी हो तो भी 0 करते हैं, लेकिन मैक्सिमम का केस वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लफड़े बहुत आ जाते हैं और वो फिर बड़ी क्लासेस में काम आते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन बहुत बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन फिर यहाँ काम नहीं आते। ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर 4 वाला एग्जाम्पल है, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। लेकिन ये चीज़ याद रखना, NCR वाली ये फॉर्मूला जो अभी बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइन r, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, 11th क्लास में मैथ्स में यूज़ होता है। बताना होता है किसी टीचर को कि ये चीज़ काम आएगी, बाकी तो आपके हाथ में, पढ़ना नहीं पढ़ना तो ज़बरदस्ती तो किसी को कैसे पढ़ा सकते हैं। हाँ, पढ़ना नहीं हो तो वो अलग बात है, समझ नहीं आता तो मैं डेफिनेट है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझाऊँ। ठीक है, आप ही के लिए माता पूरी हो रही है, डबल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।